नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो थोड़ी बहुत अपनी क्लासेस तो बीच में क्या हो गया था, नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अब अपनी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। तो आज का अपना टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग। क्या है राज्य मानवाधिकार आयोग? ये अपने राजस्थान पॉलिटी का जो सिलेबस है उसमें अपने मेंशन है। तो आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या देखने हैं? सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसको स्थापित करने का। तो ये जो है, ये क्या करता है राज्य मानवाधिकार आयोग? ये राज्य में जो भी मानव अधिकार है अपने, उनकी रक्षा हेतु क्या है, निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? जो हमारे क्या है, मानव अधिकार है, क्या है, मानव अधिकार है, उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए राज्य में मानव अधिकारों के लिए रक्षा हेतु क्या करेंगे, मानव अधिकारों के अपनी ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे। उसके लिए क्या है, ये एक निगरानी संस्था है। क्या है? निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो निगरानी संस्था के रूप में कार्य करने वाली संस्था का नाम पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे? SHRC मैं लिखूंगी बार बार, तो आपको क्या समझना है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। क्या समझना है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मतलब राज्य मानव अधिकार आयोग। क्या समझेंगे? राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, SHRC। तो बार बार हम इसको SHRC लिखेंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे क्या है थोड़ा सा अपना समय बचेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य हमने देख लिया है कि ये क्या करेगी, निगरानी संस्था के रूप में क्या करेगी, निगरानी संस्था के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो है कि ये कहाँ पे अपने मानव अधिकार जो है, ये मानव अधिकार है, इनको परिभाषित कहाँ पे किया गया है, इनकी डेफिनेशन कहाँ पे है? क्योंकि हम तो मूल अधिकार पढ़ते हैं अब तक, तो क्या है, मूल अधिकार हमने देखे हैं, मूल अधिकार देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो ये कहाँ पे है? तो ये भी अपने सिलेबस में है, इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में है ये, और ये भी आपने पढ़े होंगे अच्छे से। तो ये अपने संविधान में कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है, तो ये क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मूल अधिकार जो है ये तो क्या है, अपने लोकल, जो अपन लोकल अपने देश में, भारत में, राष्ट्र में जो भी है उसके लिए फॉलो करते हैं, तो वो मूल अधिकार की कैटेगरी में अपने आते हैं जनरली, अगर हम इनका मतलब समझे। और मानव अधिकार में क्या आ जाएंगे कि अगर हम किसी दूसरे देश में चले जाए तो उसमें भी क्या है, अपने जो भी राइट्स है उससे लेकर बात की जाए तो वो क्या हो जाएंगे, अपने मानव अधिकार, ह्यूमन राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। और मूल अधिकार कहाँ पे दिए गए हैं अपने, ये आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो जो ये मानव अधिकार है, इनकी डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है, ये मैं आपसे पूछ रही थी। तो डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है इनकी? तो इसकी डेफिनेशन अपने 1993 का जो क्या है एक्ट है, 1993 के एक्ट के अंतर्गत धारा कौन सी है? धारा है यहाँ पे 2, और इसका भी कौन सा पार्ट? घ। तो धारा 2 घ आ जाए या फिर क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो इसमें क्या है, मानव अधिकारों को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। और ये 1993 का एक्ट कौन सा वाला है, ये मैं लिखती हूँ शॉर्ट में HRP, 1993 एक्ट। अब ये HRP क्या है? तो HRP को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है ये? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसके अंतर्गत जो है ये धारा 2 है, इसका पार्ट घ है, मतलब फोर्थ वाला पार्ट है, डी वाला। इसमें क्या है, हमारी जो मानव अधिकार है इनकी क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। तो यहाँ से भी कई बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये परिभाषा जो है इसमें क्या कहा गया है, ये भी अब हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि मानव अधिकार से जो क्या है, मानव अधिकार से जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा। क्या है, मानव अधिकार में क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है कि यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए मानवाधिकार लिख लेते हैं,
क्या लिख लेते हैं, मानव अधिकार। अब मानव अधिकार में इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, एक तो इन्होंने बोला है क्या, जीवन, क्या बोला, जीवन है। दूसरा क्या बोला है इन्होंने, स्वतंत्रता, क्या बोल दिया है, जीवन है, फिर स्वतंत्रता, फिर क्या है, समानता, समानता के बाद में क्या है, व्यक्ति की गरिमा। ये 4 शब्द आपको ध्यान में रखने होंगे, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा। इन सबसे संबंधित जो अधिकार है, इन सबसे संबंधित जो अधिकार है, इन सबसे रिलेटेड क्या है, जो भी अपने क्या है, अधिकार है, इन सबसे रिलेटेड जो भी अधिकार है उनको लागू कौन कर रहा है, तो इनको लागू करने की बात कही है किसने, तो लागू करने की बात अगर पहली तो क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहली बात तो संविधान सभा ने क्या किया हो, इनको लागू किया है, ठीक है, संविधान सभा द्वारा लागू हो। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल कोई भी लॉ हो अंतर्राष्ट्रीय, तो उसके द्वारा भी क्या है, ये लागू हो सकते हैं। और तीसरी बात है कि भारतीय न्यायालय, अपना जो इंडियन कोर्ट है, भारतीय कोर्ट, तो इनके द्वारा क्या है, ये लागू यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी जो है बात किस में लिखी गई है, धारा 2D में लिखी गई है। तो ये आपको बात समझ में आई। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि 4 तरह की तो क्या है, यहाँ पे अपने अधिकारों से रिलेटेड बात की। एक तो जीने की है, एक आज़ादी, स्वतंत्रता याद रखें, लेकिन मतलब आज़ादी याद रखें, लेकिन स्वतंत्रता वर्ड आपको राइट करना है, ये सिर्फ याद करने के लिए है, आज़ादी। तो स्वतंत्रता, जीवन, फिर समानता आएगी, समानता के बाद में क्या है, गरिमा। तो 4 तरह के तो ये क्या है, अपने अधिकार हो गए, और इनको लागू करने की बात किसने गई है, तो लागू कौन कौन कर सकता है, भारतीय संविधान कर सकता है अपना अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा, और भारतीय कोर्ट जो है इसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन जो है मानव अधिकार से रिलेटेड धारा 2 का पार्ट 4 मतलब घ वाला जो पार्ट है उसमें लिखा गया है। अधिनियम कौन सा है, तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 का एक्ट है। अभी तक हमने यही देखा है, और ये क्या है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक निगरानी संस्था के रूप में कार्यरत है। ये इसका क्या है, एक उद्देश्य है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे कि धारा जो है 2 इसी का सब पार्ट है, धारा 2, और इसका पार्ट है अपने च मतलब क्या हो जाएगा अपने इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा अपना F, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा से UN की महासभा द्वारा क्या है, कुछ तरह के क्या है, हमें क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। तो कौन कौन से अधिकारों की बात यहाँ पे की गई है, इससे भी क्या है कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अधिकारों की बात यहाँ पे की है। तो एक तो क्या है, हमें सिविल अधिकार है, कौन से, सिविल अधिकार है। सिविल के बाद में राजनीतिक अधिकार, सिविल, राजनीतिक, आर्थिक हो जाएंगे, और आर्थिक के बाद में अपने सामाजिक आ जाएंगे, आर्थिक के बाद में सामाजिक, सामाजिक के बाद में अपने आ जाएंगे सांस्कृतिक। तो ये जो सारे के सारे जो अधिकार है ये भी क्या है, अपने मानव अधिकार से रिलेटेड ये बात इसमें लिखी गई है धारा 2 के च पार्ट में, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि ये जो धारा 2 घ है इसको क्या है, भारतीय कानून के तहत हम क्या कर सकते हैं, अदालत में आदेश के द्वारा लागू करवा सकते हैं। यही बात यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है, क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र है मतलब अपना UN है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। तो UN जो है इसके द्वारा एक चार्टर आया था, क्या आया था, एक चार्टर एक्ट आया था। जब आपने UN पढ़ा होगा तो UN अपने सिलेबस में है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जो UN है उसका एक चार्टर एक्ट आया था। तो चार्टर जो है ये 10 दिसंबर 1948 जो है 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों को क्या है इसमें परिभाषित करके ऐड किया गया। क्या किया गया, UN का जो चार्टर है उसमें 10 दिसंबर 1948 में क्या किया गया, जो अपने ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स को क्या किया, ऐड करके
क्या किया गया है यहाँ पे, परिभाषित किया गया है। क्या किया गया, ऐड करके यहाँ पे इनको परिभाषित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स को ऐड करके परिभाषित किया गया है। तो यहाँ से आपको बात ध्यान में रखनी है, ये जो पूरी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये पूरी की पूरी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी हुई है, वहीं से बता रही हूँ और वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है आपके सामने, बस आपको क्या करना है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है। अब हमें एक चीज़ और देखनी है यहाँ पे, अभी हम बेसिक देख रहे हैं। तो अब देखिए, राज्य जो मानवाधिकार आयोग है ये क्या है, कौन सी संस्था है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये कौन सी संस्था है, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। कौन सी है, ये एक अपनी स्वशासी निकाय है। कौन सा निकाय है, स्वशासी निकाय है, उच्चाधिकार है इसके पास, क्या है, स्वशासी निकाय है, उच्चाधिकार वाली क्या है, निगरानी संस्था है। तो 3 वर्ड्स आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। इसके बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी, तो पढ़ किसके बारे में रहे, SHRC के बारे में। तो SHRC जो है इसके बारे में ही याद रखना है कि ये क्या है, एक स्वशासी निकाय है। स्वशासी को इंग्लिश में अपन ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं, ऑटोनोमस, ठीक है। दूसरा ये क्या है, उच्चाधिकार वाली क्या है, निगरानी संस्था है। तो ये सब क्या है, आपको बात याद रखनी है। और ये कौन सा, अपना वही ये जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट है, HRP 1993 एक्ट, उसके तहत ही बात यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे क्या होता है, अपने जो मानव अधिकार मानव अधिकार जो है अपने, इसके में क्या होता है, इसके आयोग में अध्यक्ष और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो होती है। क्या होता है, अध्यक्ष और नियुक्त जो यहाँ पे है, इनकी अध्यक्ष और सदस्य जो है, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। और वो क्या है, प्रक्रिया सुरक्षित रहती है और उनका कार्यकाल जो है पहले से ही क्या कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि जो अपना राज्य आयोग है, ये मानवाधिकार आयोग, ये क्या है, वैधानिक भी है और यहाँ पे इनके पास में वित्तीय स्वायत्तता भी है। क्या है, 2 वर्ड्स और आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे, कौन कौन से, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह है अपने पास। तो यहाँ पे एक तो आपको याद रखना है वैधानिक, क्या याद रखना है, वैधानिक है। और दूसरा क्या है, वैधानिक किसके तहत है, तो हम आगे देखेंगे धारा नंबर 23। तो धारा 23 के तहत क्या है, वैधानिक है। और जो है वित्तीय स्वायत्तता भी दी है। तो वित्तीय स्वायत्तता जो है, फाइनेंशियल जो पावर है वित्तीय वाली, ये कौन सी धारा में है, तो वित्तीय स्वायत्तता है धारा 33 में, ठीक है। 23 में तो वैधानिक है और वित्तीय वाली है 33 में। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो अभी तक जो पढ़ा है आई होप आपको याद होगा, थोड़ी देर बाद में हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने SHRC की। किसकी बात करते हैं, SHRC, राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये कहाँ पे है, तो सबसे पहली बात तो ये अध्याय नंबर 5 में है। कौन से में है, अध्याय नंबर 5 में है। तो यहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप याद रखें। पहली बात तो कि ये SHRC जो है, इसके बारे में कौन से चैप्टर में है, तो यहाँ से RPSC ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब इसमें यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन सी धाराएं अपने लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 21। कौन सी देखते हैं, धारा 21 देखते हैं, जिसमें राज्य मानव अधिकार आयोग जो है SHRC, इसके गठन की बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है, इसके गठन की बात लिखी गई है यहाँ पे, सिंपल। तो गठन की बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके सब सेक्शन, ठीक है, इसके सब सेक्शन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं 21(1) की। किसकी बात करते हैं, 21(1) की। तो 21(1) में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि राज्य सरकार की जो अधिसूचना है उससे क्या होगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होगा। क्या होगा, राज्य सरकार की जो अधिसूचना होगी उसके माध्यम से क्या होगा, मानव अधिकार जो है SHRC, इसके आयोग का क्या होगा, गठन होगा, ठीक है। तो सिंपल आपको याद रखना है यहाँ पे क्या होगा, 1 में
एक में अधिसूचना आएगी और अधिसूचना के माध्यम से क्या हो जाएगा, अधिसूचना कहाँ से आएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से आएगी और इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, अपने SHRC का हम क्या कर देंगे, गठन कर देंगे। पहली बात तो ये इसमें लिखी गई है। अब दूसरा सब सेक्शन जो है इसमें क्या लिखा गया है, तो दूसरे में बात लिखी गई है किसकी, दूसरे में लिखी गई है किसकी बात, संरचना की बात, किसकी, SHRC जो है उसकी संरचना की बात, स्ट्रक्चर की बात। तो इसमें जो है क्या होगा, हम अध्यक्ष और सदस्य की क्या करेंगे, बताएंगे क्वालिफिकेशन की ये कौन कौन हो सकते हैं, क्या बताएंगे, अध्यक्ष और जो सदस्य है उनके बारे में यहाँ पे बताएंगे, उनको नियुक्त करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, संरचना लिख लेते हैं, किसकी संरचना, SHRC की संरचना। इसमें कौन कौन होंगे, तो एक तो अपने चेयरपर्सन, चेयरपर्सन CP लिख दिया मैंने, तो अध्यक्ष हो गए, और मेंबर, मेंबर मतलब आपको समझना है क्या, सदस्य, ठीक है। तो अब हम आगे CP और M लिखेंगे, तो ये आपको समझना है। अब आगे चलते हैं। तो अध्यक्ष कौन होगा और सदस्य कौन होंगे, अब ये बात भी लिखी गई है, ठीक है। तो ये बात कहाँ पे लिखी गई है, ये संरचना के बारे में तो 21(2) में लिखा गया है। अब इसके भी कुछ सब सेक्शन है, 21(2) का पहले ए देखते हैं। तो ए में क्या लिखा है, ए में लिखा है किसके बारे में, अध्यक्ष के बारे में। तो अध्यक्ष कौन हो सकता है, अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन हो सकता है, किसी हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट का, या तो वो क्या हो, मुख्य न्यायमूर्ति हो, मतलब चीफ जस्टिस हो, या फिर क्या हो, या फिर 2019 के बाद यहाँ पे संशोधन किया गया, वो क्या हो सकते हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, चीफ जस्टिस होना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चेयरपर्सन जो है, इनके लिए एक चेयरपर्सन होंगे, इनके लिए क्या लिखा गया है, पहले तो कि हाई कोर्ट के क्या होने चाहिए, CJ। अब हाई कोर्ट के CJ होने चाहिए। इसके बाद में 2019 में यहाँ पे क्या किया गया, एक संशोधन किया गया। 2019 में संशोधन के बाद में क्या हो गया यहाँ पे, कि जो हाई कोर्ट है उनके रिटायर्ड जो जज हैं वो भी चलेंगे, उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, कोई से भी जज हो सकते हैं। तो ये बात 21(a) में लिखी हुई है, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, अध्यक्ष की। CP का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अध्यक्ष। तो एक अध्यक्ष की बात हो गई, ये 21(2) के और A में लिखा है। अब 21(2) और इसका B, ठीक है, 21(2) और इसकी B जो है, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है मेंबर्स के बारे में। तो एक सदस्य जो है, एक सदस्य तो क्या हो सकते हैं इनके, एक सदस्य यहाँ पे हो सकते हैं किसके, अपने हाई कोर्ट जो है, ये क्या है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या हो, या तो वो जज हो, ठीक है। हाई कोर्ट के जज नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट जज भी चलेंगे। कौन चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज भी चलेंगे। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है, इनको मिनिमम क्या है, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट जज को होना चाहिए। और हाई कोर्ट के जज है तो उनको कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात किसके लिए लिखी गई है, M4 मेंबर, सदस्य के लिए लिखी गई है, ठीक है। अब 21(2) का B पार्ट B देख लिया हमने। अब C देखते हैं। C में भी क्या है, सदस्य के बारे में ही लिखा हुआ है। तो सदस्य के बारे में लिखा हुआ है, तो एक सदस्य तो हमने यहाँ से ले लिए, एक सदस्य यहाँ से लेंगे, क्योंकि जो SHRC है उसमें प्रेजेंट में क्या है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की बात की गई है, ठीक है। तो एक अध्यक्ष हमने यहाँ से नियुक्त कर दिए, एक सदस्य यहाँ से हो जाएंगे, एक यहाँ से C पार्ट से हो जाएंगे। तो C में क्या लिखा गया है, 21(2) के C में हमने बात की है किसकी, कि जो व्यक्ति होगा, अब वो क्या होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, तो और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल
ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इनको अनुभव होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इनको भी सदस्य बना देंगे। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब हम 21(3) देखते हैं, धारा 21(3). 21(3) की में क्या है, 21(3) में हम अब एक सचिव बिठाएंगे। कौन, एक सचिव जो है, इनको क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। तो सचिव जी आ गए यहाँ पे। देखिए सचिव में भी 1 2 3 वर्ड है, 1 2 3, तो यहाँ पे भी धारा 3 है। ठीक है, तो एक सचिव होंगे। अब ये जो सचिव है, यही क्या होंगे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। क्या होंगे ये, CEO। CEO मतलब आप समझ रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या समझ रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। क्या है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है, ये कौन होंगे, अपने सचिव जी होंगे। और इनके पास में पावर्स होंगी। कौन सी पावर होंगी, प्रशासनिक और वित्तीय। कौन सी पावर होंगी इनके पास में, सचिव जी के पास में, तो इनके पास में पावर्स हम देंगे इनको, कौन सी, प्रशासनिक, और कौन सी दे देंगे, वित्तीय। ठीक है, प्रशासनिक और वित्तीय पावर्स हमने इनको दे दी। अब ये जो दोनों पावर इनको दी है, इनका प्रयोग ये किसके अधीन रहकर करेंगे, तो इन दोनों पावर्स का यूज ये कैसे करेंगे, अध्यक्ष के अधीन रहकर। कैसे करेंगे, अध्यक्ष के अधीन जो रहकर क्या है, इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पे 21(3) में समझ में आई। 21(3) में 3 शब्द है, सॉरी 3 है, और सचिव में भी 3 है। तो 1 2 3 से आपको धारा 3 क्लिक हो जाएगी। सचिव हो गए। 2 में क्या है, देखिए 2 में क्या है, 2 में है अपने पास में 2 लोगों की क्या करनी है, अपने को संरचना बनानी है, यहाँ पे नियुक्ति करनी है, एक तो अध्यक्ष की और सदस्यों की। ठीक है, तो 2 भी आपको क्लिक कर जाएगी कि इसमें अध्यक्ष और सदस्य के बारे में है। फिर इसके 3 सब सेक्शन है, 21(2) का A है, B है और C है। A में तो क्या है, सबसे पहले हम जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कराएंगे। अध्यक्ष कौन हो सकता है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। फिर 2019 के संशोधन के बाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर कोई दूसरे जज भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बी में हमने एक सदस्य की नियुक्ति की। एक सदस्य कौन से होने चाहिए, हाईकोर्ट के जज होने चाहिए। कोई रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाईकोर्ट के जज हो। और दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट जज भी चलेंगे, लेकिन उनको क्या होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बात हमने बी में बोली है। ठीक है, सी में क्या बोला है, सी में बोला है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए और अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। तो ये बात हमने इसमें बोली है। और एक में तो क्या बोला है, एक में तो जो है अपने राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से क्या कर देगी, SHRC का गठन कर देगी। यही बात तो यहाँ पे बोली है। इतना सा अभी तक पढ़ा है, सारा कुछ आपको रिवाइज भी करा दिया है। तो क्लास अच्छी लगती है उसको आपको क्या करना है, शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं। ये नहीं कि आप बस क्लास देख लेते हैं और चले जाते हैं, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, कुछ नहीं करते। इतना अच्छा कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट आपको दिया जा रहा है, वो भी पूरा ऐसे डिफ्रेंशिएट करके। ऐसे नहीं है कि पूरा लाइन टू लाइन बस बोल के बता दिया और आपको हो गया काम। तो चीज़ें आपको याद भी रहनी चाहिए, तभी कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, अब हम देखते हैं धारा 21 का सबसेक्शन 4। क्या देखते हैं, 21 का 4, इसमें क्या लिखाया गया है कि हेड क्वार्टर क्या होगा। अब जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका क्या करेंगे, अब हम SHRC, इसका क्या करेंगे, अब हम हेड क्वार्टर क्या करेंगे, तय करेंगे। हेड क्वार्टर, HQ मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, हेड क्वार्टर शॉर्ट में मुख्यालय। क्या करेंगे, मुख्यालय क्या करेंगे, तय करेंगे यहाँ पे। अब मुख्यालय तय कौन करेगा भाई, कौन करेगा तय, तय करने की जिम्मेदारी किसकी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या आएगा, राज्यपाल आ सकता है, क्योंकि राज्य के लिए है। तो राज्य का सारा काम कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। लेकिन राज्यपाल आपका रॉन्ग है, यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। राज्य सरकार जो है ये यहाँ पे क्या करेगी, हेड क्वार्टर तय करेगी, किसका, राज्य आयोग का। ठीक है, और कैसे करेगी, कैसे करेगी, तो ये भी एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर मैं बता देती हूँ आपको। तो कैसे करेगी, तो अधिसूचना के माध्यम से करेगी। कैसे करेगी, राज्य सरकार अधिसूचना जो है गजट के द्वारा क्या है, यहाँ पे गजट के माध्यम से क्या करेगी, यहाँ पे राज्य सरकार SHRC का हेड क्वार्टर तय करेगी। इतनी सी बात यहाँ पे लिखी गई है, किसमें, 21(4) में। क्या लिखी गई है, 21(4) में हेड क्वार्टर तय करना है, राज्य सरकार करेगी, अधिसूचना के माध्यम से करेगी।
अब 21(5) में क्या करेंगे, 5 में क्या करेंगे, 5 लोग आते हैं तो क्या होता है, फिर जांच होती है, पंच बैठते हैं। तो जैसे गाँव में क्या है, पंचायत होती है, तो 5 लोगों से आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, तो 5 आते ही क्या है, क्लिक होना चाहिए आपके पास में, यहाँ पे जांच होगी। क्या होगी, जांच होगी, इंक्वायरी होगी। अब इंक्वायरी जो है कैसे होगी, तो ये देखते हैं। तो राज्य आयोग जो है केवल संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, क्या है अपना 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में जो है अपने समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इनसे रिलेटेड विषयों से संबंधित कानून बनाने की बात हमने की है। ठीक है, उसमें से हम सिर्फ यहाँ पे कौन सी सूची नंबर 2 ले रहे हैं और 3rd ले रहे हैं। तो सूची 2 कौन सी है, तो सूची 2 में हमने बात की है किसकी, राज्य सूची की। ठीक है, तो ये राज्य सूची है स्टेट वाली, और 3rd में हमने बात की है समवर्ती की। ठीक है, तो समवर्ती सूची और राज्य सूची जो है, इन दोनों से रिलेटेड कोई भी क्या है, विषय है। ठीक है, कोई भी विषय है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी ह्यूमन राइट है, अगर वो क्या हो गया, हनन हो गया, उसका क्या हो गया, हनन हो गया, वायलेशन हो गया, तो फिर क्या है, इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, राज्य आयोग क्या कर सकता है यहाँ पे, अगर 7वीं अनुसूची में जो है, 7वीं अनुसूची और इसकी भी 2nd अनुसूची में राज्य सूची आ गई, और 3rd जो है इसमें समवर्ती सूची से रिलेटेड कोई भी विषय है जिनका क्या हो जाए, हनन हो जाए। ठीक है, विषयों का हनन हो जाए, तो फिर कौन कर सकता है जांच, तो ह्यूमन जो राइट है, ह्यूमन राइट, ठीक है, सॉरी ह्यूमन राइट नहीं, राज्य आयोग, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन को मैं SC लिख देती हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट से कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। स्टेट कमीशन, राज्य आयोग जो है इसकी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो अब आपको सारा ये कुछ पूरा टेबल याद होना चाहिए, जो भी है हमने बहुत ही टाइम लेके ये पढ़ा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, तभी कोई मतलब है। नहीं तो देखो जल्दी जल्दी जो है लाइन टू लाइन में भी आपके सामने PDF ऐसे ला सकती थी और उसको रीड कर सकती थी। तो सबके पास में क्या है, आजकल सारा मैटर है, लेकिन कितना कौन याद कर रहा है, कैसे याद करवा रहा है कोई, वो चीज़ें मैटर करती है। ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहे, ऑथेंटिक डाटा, इसी के लिए हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। बार बार मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि पर आप लाइक नहीं करते हैं और फिर क्लास नहीं आती है तो फिर बोलते हैं कि मैम क्लास नहीं आई है। तो आप थोड़ा सा तो आप भी कोऑपरेट करके चलिए कि हाँ कोई अपने लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहा है तो हम भी थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और बाकी कोई भी अपने अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमें देखना है कौन सी, धारा 22। क्या देखते हैं, धारा 22 देखते हैं। 21 हमने देख ली, उसके सबसेक्शन भी देख लिए जो जो इम्पोर्टेंट थे। कोई 1-2 बच गए होंगे तो आप उनको अपने स्तर पे देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते थे वो सब मैंने लगभग आपको बता दिए हैं। तो चलिए अब धारा 22 देखते हैं। धारा 22 में अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनके हमने क्या है शर्त वर्त तो देख ली कि कौन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए और हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, ये सब देख लिया हमने। सदस्य कौन कौन होने चाहिए सब कुछ हमने देख लिया। अब क्या करना है, इनकी हमको नियुक्ति करानी है। क्या करना है, इनकी नियुक्ति करानी है, अपॉइंटमेंट देना है इनको। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर देना है इनको। किसको देना है, एक तो चेयरपर्सन, ठीक है इंग्लिश में लिख ही देती हूँ आप समझेंगे। CP क्या है अपना, कोस्ट प्राइस तो नहीं है, तो ये है चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन, और ये लीजिए आपके लिए हिंदी में और अध्यक्ष। ठीक है, अब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चेयरपर्सन होंगे। और M4 क्या है अपने, M4 मंकी नहीं है, M4 यहाँ पे मेंबर्स है। ठीक है, तो मेंबर्स सदस्य, तो इनकी क्या करनी है, यहाँ पे नियुक्ति करवानी है। क्या करनी है, नियुक्ति करवानी है। नियुक्ति को भी इंग्लिश में लिख देते हैं लीजिए आपके लिए। तो अपॉइंटमेंट कराना है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ क्या है, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स जो है यहाँ पे लिखा गया है धारा 22 में। तो 22 में भी देखिए 2-2 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 1 और 1 ये 2 हो गए, तो 2 लोगों की यहाँ पे नियुक्ति करानी है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब इसके भी क्या है, 2 सबसेक्शंस हैं। तो 2 सबसेक्शन कौन कौन से हैं, तो धारा 22 का 1 देखते हैं पहले और 22 का 2 देख लेते हैं। तो 22 के 1 में तो
क्या लिखा गया है 22 के 1 में लिखा गया है कि क्या होगा, एक चयन समिति होगी। अब इनकी नियुक्ति करेंगे तो इनकी नियुक्ति के लिए क्या होगा, एक चयन समिति होगी। चयन समिति या फिर इसको आप सलाह समिति बोल दीजिए, जो भी आप बोलना चाहे। चयन समिति, सलाह समिति होगी। अब इसमें कौन कौन होगा, इसमें कौन कौन होगा और कौन इसकी क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। तो राज्यपाल जो है सबसे पहले तो क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। एक बात तो ये याद रखनी है, अब यहाँ पे राज्य सरकार नहीं है, राज्यपाल जो है ये क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। ठीक है। अब राज्यपाल कैसे करते हैं नियुक्ति, वही उनका क्या है, एक अधिपत्र आएगा, वारंट आएगा, उसमें हस्ताक्षर होनी चाहिए, सील होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए ये भी चलिए लिख देते हैं वापस से। तो हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र। ठीक है, मुद्रा सहित क्या होना चाहिए, अधिपत्र। अधिपत्र को आप क्या समझेंगे, वारंट। ठीक है, जो ऐसे कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे सील हो गई या सिग्नेचर हो गए, इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो राज्यपाल जो है नियुक्ति करेंगे, हस्ताक्षर और मुद्रा सहित इनका ये चलेगा। ठीक है, अब नियुक्ति कर दी, किसकी नियुक्ति कर दी, सीपी की और एएम की। ठीक है, अब नियुक्ति में जो है चयन समिति, अब इस चयन समिति में कौन कौन होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्या है एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी ने। तो कौन कौन होंगे, तो चलिए वही देख लेते हैं कौन कौन होंगे। सबसे पहले तो कौन होंगे, सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो होंगे और इनको क्या बनाएंगे, यहाँ पे इसका अध्यक्ष बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री ना देके वो आपको ये भी दे सकता है कि स्पीकर ऑफ क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या दे सकते हैं, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दे सकते हैं। तो भी आपको क्या समझना है कि वो मुख्यमंत्री की ही बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जो है इनको क्या है, विधानसभा है यहाँ पे, तो इनका अध्यक्ष यहाँ पे इनको बना दिया। ठीक है, सॉरी विधानसभा नहीं, हाँ सीएम जो है, सीएम इनको अध्यक्ष बना दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो विधानसभा है, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग बोल दिया था। तो मुख्यमंत्री तो आएंगे डायरेक्ट अध्यक्ष, और अब जो मैं बोल रही हूँ वो, ठीक है, स्पीकर ऑफ जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, सॉरी मिक्स हो गया था थोड़ा सा। तो विधानसभा आ जाए या फिर क्या आ जाए, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये भी हम इसी को बोलते हैं। तो इसके क्या होने चाहिए, स्पीकर। ठीक है, तो इसके जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, वो होंगे, ये क्या है यहाँ पे सदस्य के रूप में रहेंगे। ठीक है, चयन समिति में सदस्य हो गए। तीसरी बात, तीसरा कौन होगा, राज्य के कौन, गृह मंत्री। राज्य के गृह मंत्री होंगे, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर हो जाएंगे, कहाँ के, राज्य के। और जो है अपनी क्या है, लोग विपक्ष के नेता, विधानसभा में जो विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी यहाँ पे सदस्य होंगे। कौन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। एलओपी जो है विपक्ष लिख देती हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, इसके जो भी क्या है नेता है, ये क्या होंगे यहाँ पे, सदस्य। ठीक है, तो अध्यक्ष तो कौन होंगे, सिर्फ अपने मुख्यमंत्री। ये कहाँ पे लिखा है, क पार्ट में। बी में क मतलब ए समझे, और ये ख मतलब बी। तो बी में लिखा गया है विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर है वो सदस्य होंगे। सी में क्या लिखा गया है, सी में लिखा गया है अपने होम मिनिस्टर होंगे राज्य के, वो भी सदस्य होंगे। और घ में लिखा गया है डी पार्ट में कि विपक्ष के जो नेता हैं वो यहाँ पे सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये तीनों तो क्या होंगे, सदस्य होंगे। अब कहीं पे क्या है, विधानसभा की जगह अगर क्या है, विधान परिषद है, क्या है, विधानसभा की जगह कहीं पे क्या है, विधान परिषद भी है, तो फिर दो और ऐड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दो और ऐड यहाँ पे। तो एक तो विधान परिषद जो है, इसके सभापति कौन हो जाएंगे, इसके सभापति, इनको अध्यक्ष बना देंगे। और इसके कौन आ जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे सदस्य हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब और भी यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि ये सब तो क्या है, चयन समिति में अपने हो गए। अब क्या होगा, यदि हाई कोर्ट जो है, यदि हाई कोर्ट के कोई प्रेजेंट पोस्ट पे कोई भी क्या है, जज है या फिर डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है, हाई कोर्ट का कोई भी जज हो या फिर डिस्ट्रिक्ट का कोई भी जज हो, वो क्या कर सकते हैं, इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन नियुक्ति करने से पहले क्या है, यहाँ पे इनको जो रिलेटेड राज्य है, क्या है, रिलेटेड राज्य, उनके हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस से क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेशन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे रिलेटेड जो भी क्या है स्टेट है उसके हाई कोर्ट के जो भी सीजे हैं उनसे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे परामर्श। ठीक है, तो परामर्श करने के बाद में ये यहाँ पे क्या है, इसमें इनकी क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो बात देखी है चयन समिति में कौन कौन होगा, तो यहाँ पे इनके अलावा भी आपको कुछ और देके वो क्वेश्चन गलत करवाने की कोशिश करता है। अगर विधानसभा है तब तो ये 4 हो गए, अगर विधान परिषद भी है तो ये +2 भी आपको ऐड कर देने हैं, विधान परिषद के सभापति और लोकसभा नहीं, ये विपक्ष के जो भी नेता हैं उनके सदस्य। ठीक है, अब 22 के 2 में देखते हैं। 22 के 2 में क्या है, 22 के 2 में लिखा गया है कि राज्य आयोग के जो भी अध्यक्ष है या फिर कोई सदस्य है उनकी कोई नियुक्ति इस आधार पे इनवैलिड नहीं कर सकते कि समिति में कोई सदस्य क्या है, एब्सेंट था। इसमें क्या है कि जो हमने नियुक्ति कर दी, किसकी, इनकी नियुक्ति कर दी, सीपी की और एम की क्या कर दी, हमने नियुक्ति कर दी। अब नियुक्ति को क्या है, आप इनवैलिड नहीं बोल सकते। क्या है, नियुक्ति को आप इनवैलिड, अब इनवैलिड को क्या लिखा गया है भाई यहाँ पे, अधिमान्य, अविधि मान्य, अविधि मान्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अगर कोई यहाँ पे एब्सेंट है, एब्सेंट कौन है, तो चयन समिति में से कोई अगर एब्सेंट है तो ये जो नियुक्ति है ये इनवैलिड यहाँ पे नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे 22(2) में लिखी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इतनी ही बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा धारा नंबर अपनी 23। तो धारा नंबर 23 क्या कहती है, धारा नंबर 23 में क्या है, राज्य आयोग जो है इसके अध्यक्ष और सदस्य जो है इनके त्यागपत्र की बात है और इनको हटाने की बात है। धारा 23 में हमने और क्या देखा था, तो धारा 23 में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करती है, वैधानिक गारंटी प्रदान करती है। क्या करती है, वैधानिक गारंटी प्रदान करती है। तो इसमें क्या लिखा है, जो हमने सीपी और एम की क्या नियुक्ति की है उनको क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे त्यागपत्र के द्वारा वो हट सकते हैं या फिर हम भी उनको क्या है, हटा सकते हैं। ठीक है, त्यागपत्र या फिर हटाने की बात हमने इनकी की गई है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, हेडिंग है। अब इसमें भी कुछ सब आर्टिकल है, 23(1) है, 23(2) है। तो हम देख लेते हैं 23(1). 23(1) में क्या लिखा गया है, अब इनको हटाएगा कौन, तो इनको हटाने की बात जो है कहाँ पे लिखी गई है, 23(1) में, और इनको हटा सकते हैं कौन, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो है इनको हटा नहीं सकते, हटाएंगे तो कौन, राष्ट्रपति, हटाने की बात तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, और त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, तो त्यागपत्र ये दे सकते हैं गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर ने ही क्या है, इनकी नियुक्ति की थी। ठीक है, तो गवर्नर को तो ये त्यागपत्र दे सकते हैं। और हटाएंगे कौन, तो हटाएंगे इनको राष्ट्रपति जी। अब राष्ट्रपति जी किस बेसिस पे इनको हटाएंगे, तो ये हटा सकते हैं इनको केवल साबित कदाचार पे, असमर्थता के आधार पे हटा सकते हैं। ठीक है, और इसकी भी जांच कौन करेगा, तो इसकी जांच करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनकी जांच करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। बेस्ड क्या होना चाहिए, बेस अपने होना चाहिए केवल साबित कदाचार, ये शब्द आपको याद रखना है, केवल साबित कदाचार एक तो। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा असमर्थता, इनकेपेबल हो, असमर्थता हो, तो इन दोनों के आधार पे क्या है, राष्ट्रपति जी इनको हटा सकते हैं, चेयरपर्सन को और मेंबर्स को। ठीक है, और इस आदेश से पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जांच रिपोर्ट की जाएगी। क्या की जाएगी, एक यहाँ पे जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, उस बेसिस पे फिर राष्ट्रपति जो है इनको हटा सकते हैं। और ये जो राष्ट्रपति वाली सारी बात है ये कहाँ पे लिखी गई है, तो धारा जो 23 है, 23 का 1 और इसका भी A पार्ट। ठीक है, इसमें तो ये राष्ट्रपति वाली बात लिखी गई है। ठीक है, और ये जो गवर्नर वाली बात है, गवर्नर वाली बात सिंपल अपने 23(1) में लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपको
इतना यहाँ पे याद रखना है। और धारा 23 जो है सिंपल अपने क्या कहती है, धारा 23 कहती है कि जो अध्यक्ष है और सदस्य है इनको क्या है, त्यागपत्र से और इससे हम हटा सकते हैं। ठीक है, त्यागपत्र और हटाए जाने की बात यहाँ पे की गई है। तो सिंपल तो ये बात की गई है। अब गवर्नर आ जाए तो गवर्नर में आपको एक चिपका देना है, और एक ए आ जाए तो फिर आपको एक ए जो है राष्ट्रपति वाले में कर देना है। ठीक है, अब 23(2) है। 23(2) में क्या है, किसी बात के होते हुए अध्यक्ष या सदस्य जो है उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन और किस किस के बात के आधार पर हटा सकते हैं, तो वो बात 23(2) में लिखी गई है कि क्या हो, वो या तो दिवालिया हो या फिर क्या हो, किसी लाभ के पद पे कार्यरत हो। ठीक है, अगर उसकी क्या है, दिवालिया है, अपनी पोस्टिंग यहाँ पे कहीं चल रही है आयोग में, उसके अलावा भी वो क्या है कहीं बाहर से क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है। ठीक है, कहीं और से भी पैसा कमा रहा है, तो फिर वो यहाँ पे उसको हटा सकते हैं। तीसरी बात, मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, क्या हो, अनफिट हो, तो उसको हटा सकते हैं। और न्यायालय ने, कोर्ट ने उसको विकृत चित्त घोषित कर दिया हो, मतलब अनसाउंड, पागल घोषित कर दिया हो, तो भी उसको हटा सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति की नज़रों में कोई क्या है, बेकार है, नैतिक रूप से खराब है, ठीक है, मोरल उसका बिल्कुल ही बेकार है, राष्ट्रपति जी को अच्छा नहीं लग रहा है, सिद्ध दोष है, कोई दोष उस पर जो है प्रूफ कर दिया है, जेल में जा चुका है, तो फिर क्या है, और उसको दंड भी मिल चुका है, तो ये सब जो है इसके बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, 23(2) के तहत राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात 23(2) में लिखी गई है। तो 23(2) में देखिए क्या क्या है। तो 23(2) में देखिए, एक तो वो क्या हो, दिवालिया हो। ठीक है, दिवालिया हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, पदावधि में क्या है, कहीं और पे भी कार्य, कहीं और भी कार्य कर रहा है, दो बात हो गई। तीसरी बात क्या है, मेंटली और फिजिकली क्या हो, अनफिट हो। ठीक है, मेंटली और फिजिकली अनफिट हो, और विकृत चित्त घोषित कर दिया हो, विकृत चित्त, और क्या कर दिया हो उसको, राष्ट्रपति की नज़रों में खराब हो, क्या हो, राष्ट्रपति जो है उनकी नज़रों में क्या हो, वो खराब हो नैतिक रूप से, तो क्या कर सकते हैं, 23(2) के तहत राष्ट्रपति जी इनको भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात यहाँ पे लिखी गई है। धारा 22 समझा दी आपको पूरी सबसेक्शन के साथ, 23 समझा दी और 21 समझा दी, और उसके अलावा जो भी ऑफिशियल साइट्स पे डेटा थे वो बेसिक मैंने समझा दिए हैं। और एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं, सब जगह से क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं, आगे भी बनेंगे, बस कथन वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, और क्या है, इनका रिवीजन करते जाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है अपने धारा 24 देख लेंगे, 24, 25, 26, 27, 28, 30 तक की देखेंगे हम, 24 से 30 तक की धाराएं, और इनके कार्य देख लेंगे। और राज्य जो अपना, फिर राजस्थान जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसमें कौन कौन अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। लगभग 30 मिनट की क्लास, 30-40 मिनट की क्लास एक और आपको कल मिलेगी, उसमें अपना मानवाधिकार आयोग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज जो भी पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज करें, शॉर्ट में लिखें। इसी तरह से मैंने आपको मुख्यमंत्री वाली जो PDF भेजी थी, उसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, और उसमें कोई भी जो भी डेटा लिखा हुआ है पूरा ऑफिशियल है, उसी तरह से आपको चीज़ें समझ में आए, कैसे हम लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। तो उस PDF को बनाने में, उस नोट्स को बनाने में लगभग 7 दिन लगे। ठीक है, तो अगर आपको इसकी वैल्यू है तो आप इसको शेयर करें। आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, चलिए ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप इसको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं, लेकिन आपसे अप्रिशिएशन भी नहीं होता है। तो अगर आप जो है अप्रिशिएशन नहीं देंगे तो फिर क्लासेस भी रेगुलर लाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी रहेगा, बाकी कोशिश रहेगी, बाकी देखते हैं क्या स्थिति रहती है आगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मानवाधिकार आयोग की क्लास के साथ में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।